हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट टाइम हमने ओवरनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के बारे में देखा था, उसी में हम कंटिन्यू करते हैं। आज सरलीकृत उसका प्रारूप कैसे बनाते हैं। सरलीकृत प्रारूप, तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी जो एच प्राचल परिपथ है उसमें जो एच ओ बी है वे एच आर बी है, उसका मान हम बहुत कम लेते हैं। अब ये मान बहुत कम लेने से क्या होता है कि जो प्रायोगिक गणनाएं करते हैं उसमें ये प्रेक्षित नहीं होता। जिसके कारण हम जो एच ओ बी है और एच आर बी है इसको हम नगण्य मान लेते हैं, जिससे एक नए परिपथ का निर्माण होता है, या जो ये प्रवर्धक है उसका हमें संशोधित प्रारूप यानी कि सरलीकृत प्रारूप प्राप्त होता है। अब देखिए इसका जो सरलीकृत प्रारूप का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैं यहां बनाता हूं। देखिए ये एच आई बी है, ऐसे ये एच एफ बी है, और इसमें जो धारा फ्लो हो रहा है वो हो रहा है आई ई। इधर मेरा ई सिरा है, ये मेरा सी सिरा है, और यहां मेरा लोड प्रतिरोध ZL होता है। और इधर मेरी धारा आई ई फ्लो हो रही है। यहाँ एक वोल्टेज स्रोत है मेरा VS, और इसको हम कर देते हैं अर्थिंग कर देते हैं इसको। यहाँ मेरा बेस होता है B, ये इसको मैंने अर्थ कर दिया। तो देखिए ये जो घनिष्ठ आधार उत्सर्जक है इसके लिए जो प्राचल परिपथ है वो हमने देखा। अब इसके लिए प्राचल समीकरण क्या होंगी, सबसे पहले मैं ले रहा हूं इसके लिए VEB इक्वल टू HIB इंटू IE प्लस HRB इंटू VCB। ऐसे ही जो धारा के लिए होगी समीकरण वो होगी IC इक्वल टू HFB इंटू IE प्लस HOB इंटू VCB। देखिए जो सरलीकृत प्रारूप के लिए H प्राचल समीकरण में हम जो ये वैल्यूज हैं HRB और HOB है इसको 0 कर लेते हैं। तो सरलीकृत प्रारूप के लिए H प्राचल समीकरण यानी कि VEB इक्वल टू HIB इंटू IE इक्वेशन 18। दोस्तों लास्ट टाइम हमने जो इक्वेशन दी थी उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। IC इक्वल टू HFB इंटू IE इक्वेशन 19 दे लेते हैं।
देखिए सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा यहां से धारा लाभ क्या होता है। इसको मैं ए आई बी से डिनोट कर रहा हूं कि आई सी अपॉन में आई ई होता है। इक्वेशन 20 दे लेते हैं इसे। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या होगा नेक्स्ट। इक्वेशन 19 से यदि मैं मान रखूं तो ए आई बी इक्वल टू एच एफ बी इंटू आई ई अपॉन में आई ई, यानी कि ए आई बी जो मेरा धारा लाभ है वो यहाँ से एच एफ बी के इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन 21 दे देता है इसे। ये धारा लाभ के लिए कैलकुलेट किया, यानी कि जो इक्वेशन 21 है वो सरलीकृत प्रारूप के लिए धारा लाभ। अब देखिए वोल्टा लाभ भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि वोल्टा लाभ क्या होता है। जो निर्गत वोल्टता और निवेशी वोल्टता का रेशो होता है, यानी कि निर्गत वोल्टता मेरे पास VCB और निवेशी वोल्टता मेरे पास VEB। और चूंकि दोस्तों हम जानते हैं कि VCB इक्वल टू होता है माइनस IC इंटू ZL, तो AVB इक्वल टू माइनस HFB इंटू IE इंटू ZL अपॉन में HIB इंटू IE। तो वोल्टा लाभ के लिए फाइनल मेरे पास रिलेशन आ जाता है माइनस HFB इंटू ZL अपॉन में HIB इक्वेशन 22। ये मेरे पास वोल्टा लाभ के लिए इक्वेशन आ जाती है। अब देखिए ये जो इक्वेशन 21 है वो सरलीकृत प्रारूप के लिए वोल्टा लाभ को डिनोट करेगी। अब देखिए निवेशी प्रतिबाधा हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से कि निवेशी प्रतिबाधा क्या होगी। निवेशी प्रतिबाधा की मैं बात करूँ तो हम इसे ZIB से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगी VEB अपॉन में IE, यानी निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा। तो इक्वेशन 18 से हम वैल्यू रख देते हैं। समीकरण 18 से यहाँ से ZIB इक्वल टू होगा HIB इंटू AI अपॉन में IE, यानी यहाँ से दोस्तों मेरे पास रिलेशन आता है कि ZIB इक्वल टू होगा HIB के। दोस्तों इक्वेशन आ जाती है मेरे पास 23, और इक्वेशन 23 किसे शो करती है कि जो निवेशी प्रतिबाधा है उसके बीजीय व्यंजक को ये बताती है। अब देखिए निर्गत प्रतिबाधा भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से कि जो निर्गत प्रतिबाधा क्या होगी। निर्गत प्रतिबाधा दोस्तों इसे हम ZOB से डिनोट करते हैं, तो ये होगी VCB अपॉन में IC। अब चूंकि हम जानते हैं कि VCB इक्वल टू होता है माइनस IC इंटू ZL, तो ZOB क्या होगा। ZOB यहां से हो जाएगा VCB की हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ZOB इक्वल टू मेरे पास ZL के आ जाएगा, यानी कि ZOB इक्वल टू माइनस IC इंटू ZL अपॉन में IC। दोस्तों न्यू इक्वेशन आ जाती है मेरे पास ZOB इक्वल टू ZL। तो दोस्तों यहां IC से IC कैंसिल आउट हुआ और ये मेरे पास ZOB इक्वल टू आ जाता है ZL। इक्वेशन इसे मैं 24 दे देता हूं, ये माइनस आ रहा है 24, यानी कि जो निर्गत प्रतिबाधा है और जो ZL है, तो हम क्या करते हैं कि निर्गत प्रतिबाधा यानी कि जो ZOB इसका हम मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, निवेशी वोल्टा स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो देखिए क्या कंडीशन होगी
कि निर्गत प्रतिबाधा का मान ज्ञात करने के लिए हम निवेशी वोल्टेज स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा उससे यदि रिप्लेस कर दें तो क्या होगा कि जो VEB है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और जो IE है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि जो IC इक्वल टू मेरे पास आता है कि HFB इंटू IE प्लस HOB इंटू VCB। तो यहाँ से IE 0 होगा तो देखो मेरे पास क्या रिलेशन आएगा, IC इक्वल टू HOB इंटू VCB। IE मैंने 0 किया तो HOB इंटू VCB। अब यहाँ से अगर मैं जो निवेशी प्रतिबाधा ZOB होती थी VCB अपॉन में IC होती थी, यानी कि यहाँ से मैं VCB अपॉन में IC की वैल्यू लिखूं तो ये 1 अपॉन में HOB आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन HOB। अब देखिए दोस्तों अगर ये HOB है इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए तो जो ZOB है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। इसे इक्वेशन 25 दे देते हैं, ये स्पेशल केस बन जाता है कि HOB की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम शक्ति लाभ यदि मैं कैलकुलेट करूं, यहां से शक्ति लाभ क्या होगा, शक्ति लाभ को हम APB से डिनोट कर देते हैं। APB इक्वल टू होगा P2 अपॉन में P1 और दोनों का मैट्रिक्स। तो देखिए APB क्या होता है, जो शक्ति लाभ होता है वो होता है APB इक्वल टू AVE इंटू AIE। तो इक्वेशन 21 व 22 से मान रखने पर APB इक्वल टू HFB इंटू HFB इंटू ZL अपॉन में HIB होता है। यानी यहां से मैं कह सकता हूं कि APB इक्वल टू होगा HFB का स्क्वायर इंटू ZL अपॉन में HIB के। इसे इक्वेशन में 26 दे देता हूं और जो इक्वेशन 26 है ये क्या शो कर रही है कि जो सरलीकृत प्रारूप है उसके लिए शक्ति लाभ को ये शो कर रही है। अब देखिए अंतर चालकता प्रारूप निकालते हैं कि अंतर चालकता प्रारूप क्या होता है, कि जो अंतर चालकता प्रारूप है उसमें हम क्या करते हैं कि जो निर्गत धारा है और निवेशी वोल्टता है उसका जो अनुपात है उसको हम अंतर चालकता कहते हैं। और दोस्तों इसको हम GM से डिनोट करते हैं, यानी कि अगर कोई सरलीकृत प्रारूप है उसको हम अगर GM से डिनोट कर दें तो वो अंतर चालकता प्रारूप बन जाएगा। यानी अंतर चालकता जो GM से डिनोट करता हूं वो होती है निर्गत धारा अपॉन में
निवेशी धारा का रेशो, सॉरी निवेशी धारा नहीं, निवेशी वोल्टता का रेशो होती है। तो इक्वेशन 27। और देखिए सरलीकृत प्रारूप से क्या होगा, सरलीकृत प्रारूप जो VEB इक्वल टू होता है HIB इंटू IE और IC इक्वल टू HFB इंटू IE। अब इन दोनों इक्वेशन का मैं यदि इसमें यूज करूं, यानी कि VEB अपॉन में, यानी कि IC अपॉन में IB को अगर डिवाइड करूं तो यहां से क्या आएगा मेरे पास कि HFB इंटू IE अपॉन में HIB इंटू IE। IE से I कैंसल आउट हो जाएगा, तो जो रिलेशन आएगा मेरे पास वो आएगा IC अपॉन में VEB इक्वल टू HFB अपॉन में HIB। ये इक्वेशन 18 आ जाती है, इक्वेशन 18। देखिए इक्वेशन 27 और 28 इन दोनों को मैं यूज करूं तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि जो GM इक्वल टू होता है, GM इक्वल टू कर सकता हूं मैं HFB अपॉन में HIB। इक्वेशन मेरी आ जाएगी 29, जो अंतर चालकता प्रारूप के लिए इक्वेशन 29 आई। अब देखिए यदि इक्वेशन में 27 और इक्वेशन 19 का यूज करूं तो मैं लिख सकता हूं कि GM इक्वल टू मेरे पास है HFB अपॉन में IB। अब यदि इक्वेशन में 19 का यूज करूं तो उसमें IC इक्वल टू HFB इंटू IE होता है। तो मेरे पास ये रिलेशन आ जाएगा कि GM इंटू VCE सॉरी VEB इक्वल टू हो जाएगा HFB इंटू IE। इक्वेशन इसको 30 दे देते हैं। ये एक नया रिलेशन आ गया मेरे पास। अब देखिए नेक्स्ट, इसके लिए जो अंतरचालकता प्रारूप है इसमें GM इक्वल टू VB आया है, तो जो HFB IE था उसको यदि मैं GM VB से रिप्लेस कर दूं तो क्या चेंज होगा। देखिए जो मेरा सर्किट मैंने बनाया था, जो उसमें मैं क्या चेंज कर रहा हूं, ये मेरा वोल्टेज स्रोत VS ऐसे की ऐसे, यहां जो HFB IE होता था उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं GM VEB से। टर्मिनल 2, ये मेरा टर्मिनल 2, इधर मेरा टर्मिनल 1, ये मेरा E था, ये मेरा C सिरा था, तो इसको मैंने रिप्लेस किया और बाकी मेरा सर्किट वैसा की वैसा ही है। ये मेरा बेस होता था, इसको मैंने अर्थिंग कर दिया। तो देखिए क्या चेंज होगा कि जो HFB IE था उसके जगह मैंने GM VEB कर दिया, तो क्या धारा लाभ में चेंज होता है, क्या वोल्टता लाभ में चेंज होता है, देखते हैं।
तो फर्स्ट मैं कैलकुलेट कर रहा हूं धारा लाभ, कि धारा लाभ इक्वेशन 21 का यूज कर लेता हूं मैं। तो उससे ए आई बी इक्वल टू था एच एफ बी। तो अगर एच एफ बी था तो अब ये किसके इक्वल होगा? एच एफ बी को मैंने रिप्लेस कर दिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा इक्वेशन 29 से ए आई बी इक्वल टू जी एम एच आई बी। ये नया रिलेशन आया मेरे पास इक्वेशन 31। ऐसे ही जो वोल्टा लाभ होगा वो क्या होगा कि इक्वेशन 22 से मैंने वोल्टा लाभ निकाला था, वो आता था ए वी बी इक्वल टू माइनस एच एफ बी इंटू जेड एल अपॉन में एच आई बी। तो इक्वेशन 29 से ए वी बी इक्वल टू होगा माइनस जी एम इंटू जेड एल के। ये मेरा धारा लाभ आ गया, इसको मैं इक्वेशन 32 दे देता हूँ। नेक्स्ट मैं निवेशी धारा और वोल्टता के लिए शक्ति लाभ कैलकुलेट कर लेता हूँ। थर्ड कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं शक्ति लाभ। तो देखिए शक्ति लाभ ए पी ई इक्वल टू होता था ए आई ई इंटू ए वी ई, यानी शक्ति लाभ क्या होता है? धारा लाभ वोल्टता लाभ यानी निवेश शक्ति और निर्गत शक्ति दोनों का। तो इक्वेशन 31 और 32 से निकाल लेते हैं। तो ए पी ई इक्वल टू जी एम स्क्वायर इंटू एच एफ बी इंटू जेड एल, इक्वेशन 33। अब देखिए निवेशी प्रतिबाधा अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ से तो निवेशी प्रतिबाधा भी निकाल सकता हूँ। तो देखिए निवेशी प्रतिबाधा क्या होगी? फोर्थ में निकाल लेता हूँ निवेशी प्रतिबाधा। दोस्तों इसको मैंने डिनोट किया था जेड आई बी से, इक्वेशन 23 से जेड आई बी इक्वल टू आया था एच आई बी। अब देखिए इसको मैंने एच आई बी है, इसको मैं रिप्लेस कर दूं तो देखिए क्या होगा? इक्वेशन 29 से कि जो जेड आई बी है वो हो जाएगा एच एफ बी अपॉन में जी एम के इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन 34। तो दोस्तों ये हमने देखा उभयनिष्ठ आधार उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।